अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे आज सबसे पहले अफ़गानिस्तान की। जी हाँ, आज सबसे पहले बात होगी अफ़गानिस्तान की और हम आपको ये बताते चलें कि वैसे तो ये काम पाकिस्तान में भी होना चाहिए था, लेकिन कई चीज़ें जो अफ़गानिस्तान में गलत हो रही हैं, उसके ऊपर तो ज़रूर हम बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो भी ज़रूर हाइलाइट होना चाहिए। और हम आपको ये बताते चलें कि जी अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट ने अब ये डिसीज़न लिया है कि उन्होंने जी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, वो हिंदू और सिख कम्युनिटी के इंट्रोड्यूस कराए हैं। जी हाँ, सिख और हिंदू कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो काबुल में उनकी मीटिंग हुई है, उनको इंट्रोड्यूस ये देखें पिक्चर आप देखें, करवाया गया है और अब होगा ये कि ये लोग काम करेंगे जो हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग काबुल में या अफगानिस्तान में रहते हैं, उनको उनके राइट्स दिलाए जाएंगे। अगर किसी की कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरह की कि अगर उसके ऊपर किसी ने कोई कब्जा किया होगा, तो वो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा और वो कब्जा छुड़वाया जाएगा और उनका ख्याल किया जाएगा। यकीनन ये चीज पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी इस तरह से जो है कुछ लोगों को अपॉइंट करना चाहिए जो यहाँ पर रहने वाले सिख और हिंदू कम्युनिटी का ख्याल करें और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है और मेरा ख्याल है उसको सॉल्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अफगानिस्तान में ये हो रहा है और हमें यकीनन इस बात पे जो है कुछ ना कुछ अफगानिस्तान से इस वक्त सीखने की ज़रूरत है। बाकी तो खैर बहुत सी शिकायतें और बहुत से ऐसे काम भी हैं जो अफगानिस्तान के लोग या अफगान तालिबान सही नहीं करते। हमारे साथ भी जी बॉर्डर पे डिस्प्यूट चलता रहता है, अटैक्स चलते रहते हैं। टीटीपी के पहले कहा जाता था कि टीटीपी और तालिबान 2 अलग-अलग लोग हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में सभी लोग ये समझ चुके हैं कि ये दोनों एक ही हैं, मगर साथ एक अगर अच्छा काम किया है उन्होंने तो हम उनके जो कामों से हमें शिकायत है वो तो हम बोलते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं, लेकिन अगर अच्छा काम किया है तो वो भी ज़रूर हाइलाइट होना चाहिए। पाकिस्तान से अफ़गान रेफ्यूजीज़ का जाना भी शुरू हो चुका है और कई फैमिलीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपने बिज़नेसेस जो हैं उनको वाइंड अप करके उनको बेचकर और अफ़गानिस्तान की तरफ चल पड़े हैं। बहुत से लोग अब तक अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं और कई लोगों का ख़्याल है कि मज़ीद फैमिलीज़ और लोग जो हैं जल्दी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के लिए रवाना कर दिए जाएँगे। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो सिख और हिंदू कम्युनिटी रहती है, यकीनन वो इस वक़्त बहुत खुश हुए होंगे कि जब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके राइट्स के लिए और उनके ख़्याल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो अपॉइंट किए हैं। हम बात करेंगे एक बार फिर भारत की और हम ये बताते चलें कि बम्बई हाई कोर्ट में कल अब तो मुंबई हाई कोर्ट अब कहा जाने लगा है। जी हाँ, मुंबई हाई कोर्ट जैसे पहले बॉम्बे ही कहते थे और मुझे भी वैसे बॉम्बे ही नाम पसंद है, पता नहीं अब मुंबई क्यों कर दिया है। जी, बॉम्बे हाई कोर्ट की ने जो एक रिक्वेस्ट दी गई थी उसमें कि जी जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं यानी फिल्म आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट या किसी भी तरह के आर्टिस्ट और सिंगर्स और जो भी हमारे यहाँ से लोग भारत जाते हैं काम करने के लिए, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, उनको परमिशन ना मिले कि वो भारत जाके काम कर सके। इस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का यही कहना है कि ऐसा कोई बैन नहीं है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं वो भारत में जाकर काम कर सकते हैं। वो किसी फ़िल्म में भी काम कर सकते हैं, किसी टीवी प्ले में भी काम कर सकते हैं, कोई गाना-शाना भी गा सकते हैं, नाच-कूद के भी आ सकते हैं और बड़ा कुछ कर सकते हैं। जी, जो पहले हो रहा था, जिस तरीके से हमारे आर्टिस्ट जा रहे थे, वहाँ पे मूवीज़ में भी काम कर रहे थे, स्टेज पे भी काम कर रहे थे और इसी तरीके से कई जगह पर जो है कहना चाहिए कि जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, उसमें हमारे सिंगर्स जो हैं आतिफ असलम वगैरह उन्होंने भी बड़े अच्छे गाने-शाने गाए थे। तो जी बिल्कुल, ये सब के ऊपर जो है वो कहा गया था कि लोग चाहते हैं, कई लोग भारत के, सब लोग नहीं लेकिन कई लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर बैन लग जाए। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं उन्हें ना तो इनवाइट किया जाए, ना ही परमिशन हो कि वो भारत में काम कर सकें। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं वो भी भारत जाके काम कर सकते हैं।
खैर देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या होता है, इसलिए कि अभी जो हमने सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ लगाई तो उसपे तो खैर लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं। भारत की बात करेंगे तो हम ये भी बताते चले कि जी आज मतलब कल की बात है कि जी भारत ने एक बार फिर जो है वो न्यूज़ीलैंड को जो है वो मैच में शिकस्त दे दी और भारत एक बार फिर जीत गया और अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि न्यूज़ीलैंड और भारत 2 ऐसी टीम्स थी जो कि किसी भी मैच में नहीं आ रही, यानी इस वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है, वर्ल्ड कप 2023 जो चल रहा है, उसमें कोई भी एक मैच भी दोनों टीम्स नहीं आ रही थी, लेकिन बहरहाल कल जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो भारत के हाथों न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई और इस वक्त भारत एक ऐसी टीम है जो कि मुसलसल जीतते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान का हाल काफी खराब है और अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जमे रहना है, वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होना है, तो जहाँ तक मुझे बताया गया है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी क्रिकेट नॉलेज कोई ख़ास नहीं है, तो उसमें जी ये कहा गया कि 5 मैचेज़ अभी रहते हैं, यानी 5 मैचेज़ और पाकिस्तान ने खेलने हैं, जिसमें से 4 तो हर हाल में जीतने पड़ेंगे। अब हर हाल में जीतने वाली शर्त जो है ना, ये मुझे कुछ पसंद नहीं आई और वैसे भी कुछ ना कुछ मेरे ख़्याल है कोशिश करके या इन लोगों को डरा-धमका के जो है वो हमारे जो चीफ सेलेक्टर्स हैं, उनको कुछ करना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी तरीके से ठुड्डे-वुड्डे खा के, धक्के-शक्के खाकर जो है वो सेमीफाइनल तक तो पहुँच जाए, लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी ख़राब है और 2 मैचेज़ ये ऑलरेडी हार चुके हैं भारत से भी और उसके बाद होने वाले मैच जो था उसमें भी जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो देखते हैं कि आगे के मैचेज़ जो रह गए हैं, यानी पाकिस्तानी टीम ने जो खेलने हैं 4-5 मैचेज़, उसमें क्या होता है। मगर उम्मीदें कोई ख़ास रह नहीं गई हैं। पाकिस्तानी जो ऑडियंस है अब वो कोई ख़ास उम्मीद लगा के हम अपनी टीम से नहीं बैठे, हमें यही लग रहा है कि बस थोड़े दिन में ये अपना बैग पैक करेंगे और कोई लाहौर, कोई कराची और कोई इस्लामाबाद और कोई कहीं उतरेगा, एक साथ तो ये लोग वापस आने वाले हैं नहीं। हम बात करेंगे मौलाना ताहिर अशरफी साहब की। जी हाँ, ये मौलाना साहब जो हैं, आप इन्हें देखते रहते हैं, हमारे टीवी चैनल पे भी देखते रहते हैं और वैसे भी ये स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। इनको जी बना दिया गया स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, काकड़ साहब का, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि हर वक़्त यहाँ घूमते रहते हैं, पाकिस्तान में ज़रा कम ही टिकते हैं। जी हाँ, उनके स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे अब काम करेंगे मौलाना ताहिर अशरफी साहब। अब पता नहीं क्या काम करेंगे, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये न्यूज़ है ज़रूर थी कि इनको जी रखा गया है एज़ अ स्पेशल असिस्टेंट और इसके अलावा जी मौलाना साहब का ये भी कहना है कि अगर आज हम गज़ा के बारे में नहीं बोले तो कल हमारे बारे में कौन बोलेगा? तो सर आप फ़िक्र मत कीजिए, हमारे बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है और लोग बोले बगैर रह नहीं सकते, इसलिए कि हमारे करतूत ही ऐसे हैं कि लोगों को बोलना पड़ जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से लोगों का, जैसे मैंने पहले कहा था, ख़्याल है कि पाकिस्तान ने कोई सामान नहीं भेजा, तो बिल्कुल जी पाकिस्तान ने भी जो है वो फ़लस्तीन के लोगों की मदद करने के लिए जो है वो बताया जा रहा है 81 टन जो है सामान भेजा है। तो हमारे वो दोस्त जो हमें भारत से देख रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं कि जी आपने तो कुछ भेजा ही कुछ नहीं है। तो जी ऐसा नहीं है, हमने भी कुछ सामान भेजा, लेकिन अभी तक हमें जो है वो कुछ पता नहीं लगा है कि उसके अंदर क्या-क्या था, लेकिन यकीनन कुछ खाने-पीने की चीज़ें और कुछ मेडिसिन्स या कुछ होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने भेजा है। और ये और बात है कि पहले अपने लोगों को देना चाहिए था, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे लोगों का हाल ख़राब है, लेकिन हमने वो सामान उठा के भेज दिया है वहाँ पे फ़लस्तीन में। हमें क्योंकि दूसरों का दर्द ज़्यादा होता है, अपनों का दर्द हमें कम होता है। ख़ैर हम आगे बढ़े, ये जी नवाज़ शरीफ साहब हैं और नवाज़ शरीफ साहब ने ले रखा है जी कबूतर। हमें यहाँ पे तो हम इसे कबूतर ही कहते हैं, लेकिन मियाँ साहब को नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। और इसीलिए शायद वो अपने साथ जो उनके साहब खड़े थे, उनसे पूछ रहे थे कि जो मेरे सर पे बैठा था, ये क्या था? कि जो है क्या बोलते हैं? सर कबूतर अच्छा, वो जो बता रहे थे वो भी कुछ ऐसे ही थे, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ है, कभी कह रहे थे कबूतर है, कभी कह रहे थे कि फाख्ता है और कभी कुछ, लेकिन ख़ैर जो भी था कबूतर था मेरे ख़्याल है और ये भी देख लीजिए, मेरे लग रहा है कि मियाँ साहब के पास जो थे वो कबूतर ही बैठे हुए थे, मियाँ नवाज़ शरीफ के पास। और ये बड़ा एक खूबसूरत सीन लोगों को लगा, ये क्लिप लोगों को बहुत पसंद आया। ना सिर्फ ये कि हमारे चैनल पे बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये बड़ा एक खूबसूरत मंज़र था कि यहाँ पे जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो कबूतर लेके दिखा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है।
अमन का पैगाम दे रहे हैं, अमन का पैगाम देना चाहिए और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर जगह पर ही अमन होना चाहिए और इसकी बहुत सख्त कहना चाहिए कि ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को। हम आगे बढ़ते हैं जी और हम आपको अगली न्यूज़ जो देंगे वो ये है जी, ये देखिए जी, ये साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये भी नवाज शरीफ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब का कहना है कि तस्बीह मेरे पास भी है लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ और सबके सामने पढ़ के मैं जो है वो ये नहीं बता रहा होता कि जी मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ। यकीनन उनका इशारा इमरान खान की तरफ है, लेकिन खैर खान साहब क्या, ये तो हमने बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में भी देखा था कि बेनज़ीर भुट्टो भी पढ़ा करती थी और उस वक्त कई लोग कहते थे कि शायद वो कुर्सी कुर्सी पढ़ती हैं, मगर वो पता नहीं क्या पढ़ती थी। इसी तरीके से हमने इमरान खान को भी देखा कि वो तस्बीह लेके घूमा करते थे, यहाँ तक कि अमेरिका भी गए तो उनके हाथ में तस्बीह थी। नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी मेरे हाथ में जो है वो तस्बीह मेरे पास भी है लेकिन मैं ऐसे सामने रख के और पढ़ता नहीं हूँ। यकीनन जो नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कई बातें वो कुछ बदली हुई कर रहे हैं। अब उसमें समझने की कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि आखिर नवाज शरीफ साहब इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या एस्टैब्लिशमेंट ने अपना माइंड से जो है वो चेंज किया है और वो कुछ और तरीके से अब मुल्क को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब के ये अपने अपने ज़ाती ख़्याल है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से बात कर रहे हैं, या उनको भी कोई डिक्टेशन दिया गया है, जो कि यकीनन दिया गया होगा क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से ना आता है और ना जाता है और ना बात करता है। तो यकीनन कोई ना कोई वजह तो होगी जो नवाज शरीफ साहब कबूतर उड़ा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भारत से बात करने की भी बात कर रहे हैं, कश्मीर इशू को भी सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि हमें तस्वीर लेकर नहीं घूमता, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब वो पाकिस्तान में वो जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हम देखते रहे हमेशा से, हो सकता है कि उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन कहाँ तक ये बात साबित होगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, इसलिए कि अभी तो एक फर्स्ट डे था जब नवाज शरीफ साहब ने ये अपने सारे भाषण जो हैं वो दिए हैं। खैर हम आगे बढ़े, हम आपको ये भी बताते चलें कि ये आपको जो है फैसल करीम कुंडी साहब दिखाई दे रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब का कहना ये है कि जी मुजरिम यानी कि वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि मुजरिम नवाज शरीफ का जलसा इंतहाई मायूस कुन था, तकरीर में बयानी के बजाय अपनी सीवी पेश की। जी हाँ, ये कहना है फैसल करीम कुंडी साहब का कि नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी वो बहुत ही मायूस कुन थी और उन्होंने जो है वो तकरीर करने के बजाय अपना सीवी पेश किया। ये या अपना बयानिया यानी जो उन्होंने काम करने हैं पाकिस्तान में वो बताने के बजाय, ये जो करना चाह रहे हैं वो बताने के बजाय, पॉइंट ऑफ व्यू देने के बजाय उन्होंने अपना सीवी पेश किया। फैसल करीम कुंडी साहब का ताल्लुक है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और उनके इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर हो रहा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के रास्ते जो है वो अलग हो चुके हैं, जो कि एक ज़माने में एक साथ हुए थे और यकीनन वो साथ इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसको लपेटने के लिए, इमरान साहब की गवर्नमेंट को गिराने के लिए था और अब दोनों अलग-अलग हो चुके हैं। बात हम करेंगे आपसे असद तूर साहब की। जी हाँ, असद तूर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे तो खैर पड़ोसी भी हैं। तो जी असद तूर साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, मैंने भी आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि शेख रशीद साहब को कॉलर से पकड़ा गया, शेख रशीद साहब को चपेड़े मारी गई, शेख रशीद साहब को ये हुआ, वो हुआ। इंटरव्यू से पहले बड़ा कोई जुल्म-ओ-सितम हुआ उनके ऊपर। उस क्लिप के या उस वीडियो के बाद जो है जिन्होंने इंटरव्यू किया था मुनीर फारूकी साहब ने, उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसी कोई बात की गई है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आज जो है असदुर साहब के एक और वीडियो आया है और उसमें उन्होंने अपने एक और वीलॉग बनाया, उसमें उन्होंने माफी मांगी है, ना सिर्फ ये कि समा टीवी से उनके ओनर से बल्कि दो चार लोगों के और भी नाम लिए, जिसमें कि मुनीर फारूक साहब भी हैं, जिनसे उन्होंने माजरत की है और इस बात को कहा, मतलब इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने एक गलत खबर दी थी। बहुत अच्छी बात है असद कि आपने ये बात मान ली कि आपने कोई गलत खबर दी थी, आपने उस पे माजरत भी कर ली। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप इतनी सेंसिटिव न्यूज़ देते हैं जिसमें कि आप ये बता रहे हैं कि जो शेख रशीद साहब हैं उनको मारा पीटा गया या कहीं ले जाया गया, तो डबल चेक कर लें। खैर मान लेते हैं असद ने गलत खबर दी थी, मान लेते हैं शेख रशीद साहब को किसी ने मारा पीटा नहीं था, लेकिन शेख साहब 40 दिन तक कहाँ थे? कौन सा ऐसा चिल्ला काट रहे थे? शेख साहब को कौन ले गया था? शेख साहब ने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया
کہ वो चिल्ला काटने जा रहे हैं। उनके घर वाले बार बार, उनकी फैमिली के लोग वीडियोस अपलोड क्यों कर रहे थे कि शेख साहब को वापस लाया जाए, शेख साहब एजेंसी के कब्जे में है, शेख साहब को एजेंसी वाले वापस दें। ये भी कुछ सवाल हैं जो यकीनन हमारे लोगों को पूछने चाहिए और शेख साहब को बताने चाहिए और एजेंसी के लोगों को भी बताना चाहिए। सबको मामू समझ रखा है क्या? लेकिन खैर, हम आगे चलते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि आप बुशरा बीबी की पिक्चर देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जी, बुशरा बीबी के भाई जो हैं, जी, ये बुशरा बीबी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी, बुशरा बीबी के जो भाई हैं, उनके कोई भाई भी हैं मेरा ख़्याल है, होंगे ही ज़ाहिर है। तो बुशरा बीबी के भाई को अरेस्ट करने के लिए जो है वो छापे जो हैं वो छापे मारे जा रहे हैं और अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही लगता है कि वो भी जो है वो कानून की गिरफ्त में आ जाएँगे। कई तरह के एलिगेशंस हैं उनके ऊपर, जिसमें करप्शन और कई दूसरे इल्ज़ामात भी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, यानी कि बुशरा बीबी के भाई के ऊपर कई तरह के इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। बात हम करेंगे जी मरियम नवाज की। मरियम नवाज का कहना है पूरा पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वो जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। जी, सियासत तो किसी की खत्म नहीं हुई है, ना तो नवाज शरीफ की और ना ही इमरान खान की और ना ही जरदारी साहब की। सभी की सियासत चल रही है। अगर काम खत्म हुआ है या किसी का बेड़ा गर्क हुआ है तो वो है आम पब्लिक। बाकी तो क्राउड तो आप जमा कर ही लेते हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे पीएमएलएन हो या पीटीआई हो या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। वो अपने जब पॉलिटिकल रैली करते हैं तो वहां पर क्राउड जमा कर लेते हैं और कैसे कर लेते हैं वो हमें भी पता है। और मैडम, सॉरी सर कह रही हूँ, मैडम, वो हमें भी पता है और यकीनन बहुत से लोगों को मालूम होगा कि वो क्राउड जो है वो जमा कैसे किया जाता है। तो इसलिए क्राउड से कोई इम्प्रेस ना हो। असल बात तो वही है जो हमने पहले भी कही थी कि पाकिस्तान में ये नहीं पता कि इलेक्शन किस डेट को है, लेकिन पाकिस्तान में ये बात सबको पता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है। तो फिर इसका क्या मतलब है? क्राउड भी उन्हीं लोगों ने जमा करा के दिया होगा आपको जो आपको लेकर आए हैं। इसलिए कि 4 साल नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे रहे और 4 साल के बाद अब वो आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बदले की सियासत नहीं होगी और हरगिज इस पे नहीं लग जाएंगे कि अब इमरान खान के साथ उन्होंने क्या करना है, बल्कि मुल्क को कैसे सही करना है और किस तरह से लेके चलना है। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज जो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं वो नवाज शरीफ साहब को कुछ बेहतर मशवरा देंगी। वैसे ये और बात है कि नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी 3 बार सिर्फ और सिर्फ आर्मी और एजेंसी के बल पर ही प्राइम मिनिस्टर बने थे और वही लोग लाए और उन्हीं ने इनकी गवर्नमेंट गिरा भी दी। और अब इमरान खान के साथ भी वही हुआ और उससे पहले बेनजीर भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो से भी कहीं पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी यही कुछ हुआ था। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो जी उन्होंने ना अक्ल पकड़नी है, ना उन्होंने कुछ सबक सीखना है हिस्ट्री से। तो ज़ाहिर है यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर चौथी बार यानी फोर्थ टाइम जो है वो आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और इस बात को लेकर उन्हें कोई किस्म की, मुझे लग रहा है कि ना तो घबराहट है और ना ही कोई उन्हें ये डर लग रहा है कि दोबारा से उनके साथ वही कुछ ना हो जो पहले 3 बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब हुआ था। पाकिस्तान में बस यही चक्कर चलता रहता है म्यूजिकल चेयर का। अब इस बार म्यूजिकल चेयर चली है और इमरान खान की जगह नवाज शरीफ साहब जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी हो और उसके बाद फिर इमरान खान, या हो सकता है नवाज शरीफ के बाद फिर इमरान खान और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी। तो बस जी, म्यूजिकल चेयर में यही गेम चलता रहेगा और आगे भी कोई खास इम्प्रूवमेंट की या कोई खास चेंज की या बदलाव की हमें तो खास कोई उम्मीद नहीं है। जिन लोगों को है यकीनन उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में काम इसी तरीके से होता है और इसी तरीके से होता चला जा रहा है। बात हम करेंगे आपसे एक बार फिर इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब जो है जी, उनका कहना है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं, उनका कहना है मुल्क को 2 मिनट में ठीक नहीं किया जा सकता, मुल्क को ठीक होने में 10 से 15 साल लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि वही इमरान खान वाला चूरन के 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दें और भूल जाएं। खैर, हम आपको यहाँ से एक वीडियो दिखाते हैं।
تو گانے سننا حرام ہے، لیکن بعض گانے ایسے ہیں جو آپ کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. جب تک دوبارہ نکاح ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا بیوی سے تعلق اور جائز نہیں ہے. جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی جائز شمار نہیں ہوں گے. میں آج آپ کو وہی گانے بتاؤں گا. سب سے پہلے نمبر پر ایک گانا ہے کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار. قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار. اب فرصت کا لفظ کہ اللہ کے لیے بولنا یہ حقیقت میں کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا ایک گانا ہے، میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے. میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے. اب دیکھیں پیار کا پجاری، اس میں دو کفر ہیں. ایک پیار کا پجاری ہے، پیار کی پوجا کرتا ہے جو رب کے علاوہ ہے پیار، اور دوسرا رب جیسا سندر چاہیے، اور قرآن تو کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ دو کفر ہیں اس شعر کے اندر کہ جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رے. اب دیکھ لیں اس میں کہ اس میں جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ رب بھی دیوانہ لگتا ہے. تو یہ سراسر کفر ہے اور اس طرح کا. جی، تو آپ نے دیکھا مولانا صاحب نے سارے گانے سن رکھے تھے، لیکن خیر باقی کیا کہا جائے، اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں اور عجیب عجیب سی حرکتیں اور ایکٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل. ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں. جی، ان کے تو میرے خیال ہے 50 روپے کاٹ لینے چاہیے اوور ایکٹنگ کے. لیکن خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.